हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास सिविक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। देखिए, सेकुलरिज्म का मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी राज्य या कोई भी सरकार या कोई भी देश किसी विशेष धर्म को मान्यता न देकर सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दे, उसे सेकुलरिज्म कहा जाता है। इसे हिंदी में हम लोग धर्म निरपेक्षता कह सकते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत ही शानदार होने वाला है, तो करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। आपकी कल्पना कीजिए एक हिंदू या मुस्लिम के रूप में जो कि यूएसए अमेरिका में रह रहा है, जहां पे क्रिश्चियन धर्म की अधिकता है और क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। हालांकि आप अमेरिकन सिटीजन हैं, फिर भी कोई भी व्यक्ति आपको घर रेंट पे देने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसा आपको देखने को मिलता है तो आपको कैसा महसूस होगा? मुझे लगता है कि आपको इससे बहुत ही दुख महसूस होगा। तो क्या आप इस भेदभाव के खिलाफ कंप्लेन करेंगे? और जब आप कंप्लेन करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि आप इंडिया लौट जाइए। तो क्या ये सब बातें सुन के आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपका गुस्सा जो है वो दो रूप ले सकता है। पहला पहला ये हो सकता है कि जिसमें आप कहते हैं कि जिस प्रकार से क्रिश्चियंस के अधिकता वाले इलाके के अंदर हिंदू और मुस्लिम के साथ में जो व्यवहार किया जाता है, उसी प्रकार का व्यवहार जो है क्रिश्चियंस के साथ में होना चाहिए, जहां हिंदू या मुस्लिम ज्यादा है। ये एक प्रकार का रिटेलिएशन है। रिटेलिएशन का मतलब विरोध है या प्रतिशोध है। और आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि सबको न्याय मिलना चाहिए। आप इस बात को लेके लड़ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक मान्यताओं और विश्वास के कारण किसी भी प्रकार का भेदभाव का सामना नहीं करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी धर्म की अधिकता होने पर किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, और यही सेकुलरिज्म का सार है। इसे ही पूर्णतः धर्म निरपेक्षता कहा जाता है। तो आइए इस चैप्टर में आगे हम इसके बारे में इंडिया में क्या समझा जाता है वो हम लोग पढ़ते हैं। हिस्ट्री में हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत अधिक डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, एक्सक्लूजन यानी लोगों का अलगाव, और परसिक्यूशन धर्म के अनुसार। परसिक्यूशन का मतलब है उत्पीड़न। आपने पढ़ा होगा हिटलर जब जर्मनी में आया था तो उन्होंने किस प्रकार से जू लोगों का उत्पीड़न किया था, जिसमें बहुत लाखों लोग मारे गए थे। हालांकि अब जो इजराइल का जूइश स्टेट है उसमें भी मुस्लिम और क्रिश्चियंस जो कि माइनॉरिटीज में हैं, उनके साथ में भी इसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। सऊदी अरेबिया में नॉन मुस्लिम्स जो हैं उनको टेम्पल और चर्च बनाने की अनुमति नहीं है, और ना ही वो एक जगह पब्लिक प्लेस में इकट्ठे होके प्रेयर कर सकते हैं। इन सारे एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि एक धर्म को मानने वाला समुदाय दूसरे धर्म को मानने वाले समुदाय के साथ में उत्पीड़न या भेदभाव करता है। और इस तरह का उत्पीड़न या भेदभाव ज्यादा कब देखने को मिलता है? जब किसी भी स्टेट, राज्य या देश के द्वारा एक धर्म को अधिकतम मान्यता दी जाती है। वास्तव में कोई भी नहीं चाहता कि उसके साथ में किसी प्रकार का भेदभाव हो, चाहे वो धर्म के कारण हो या किसी और कारण से हो। अब हम हमारे इंडिया की बात करते हैं। क्या इंडिया में हमारा जो स्टेट है वो ऐसी बातों को मान्यता देता है या भेदभाव करता है? इंडिया के संदर्भ में देखते हैं कि सेकुलरिज्म क्या है। पहले चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबको प्रोटेक्शन देते हैं, चाहे वो स्टेट का पावर हो या किसी भी मेजोरिटी की टायरेनी। टायरेनी का मतलब हो निरंकुशता कि मतलब कोई भी व्यक्ति जो मेजोरिटी में है वो किसी भी कम मेजोरिटी वाले व्यक्ति के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। ये पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें
देता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये हमें अनुमति देता है कि हम जिस धर्म को चाहें उसे मान सकते हैं और उसके अनुसार अपनी धार्मिक परंपराओं का निर्वाह कर सकते हैं। हमारे संविधान के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता को राज्य का जो पावर है उससे बिल्कुल अलग रखा गया है। तो हम यहाँ पे धर्मनिरपेक्षता से ये मान सकते हैं कि राज्य का जो पावर है और धर्म जो है वो बिल्कुल अलग अलग मामले हैं और इसमें राज्य का किसी भी प्रकार का कोई दखल नहीं होगा। Why is it important to separate religion from the state? स्टेट को रिलीजन से अलग करना क्यों जरूरी है? जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि स्टेट की जो पावर है उसको रिलीजन से अलग कर देना चाहिए और ये एक कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के कारण से डेमोक्रेसी को सही तरीके से चलाया जा सकता है। दुनिया के जितने भी कंट्री जिनमें एक से अधिक धर्म के लोग रहते हैं और वो मिलजुल के रहते हैं, इन देशों के अंदर एक ना एक धर्म की अधिकता है और दूसरे धर्म जो है वो कम संख्या में है। अगर अधिक धर्म के लोग कम धर्म वाले लोगों के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव करेंगे और स्टेट जो है वो भी इसको समर्थन देगा तो ये तो साफ साफ उन लोगों के साथ में भेदभाव हो जाएगा। इसलिए स्टेट जो होता है उसका कोई भी धर्म नहीं होता है ताकि स्टेट में रहने वाले लोगों के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति से संबंध रखता हो। मेजोरिटी में रहने वालों लोगों की टायरेनी का मतलब निरंकुशता को अगर बढ़ावा दिया जाता है तो उससे भेदभाव, उत्पीड़न, विरोध और लोगों का मरना स्वाभाविक हो जाएगा और ऐसे माहौल में माइनॉरिटीज वाले लोग जो हैं वो नहीं रह पाएंगे और बहुलता वाले लोग, मेजोरिटी वाले लोग माइनॉरिटीज वाले लोगों को, कम संख्या वाले लोगों को उनके धर्म की मान्यताओं को नहीं मानने देंगे। इसलिए किसी भी धर्म की प्रमुखता जो है वो हर एक व्यक्ति के जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में आजादी के जो अधिकार हैं उसका हनन करती है। इसी कारण से प्रत्येक देश या राज्य के अंदर धर्म को स्टेट के पावर से बिल्कुल अलग रखा जाता है। दूसरा कारण ये है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में सारे धर्म अलग अलग होने चाहिए ताकि वो अपनी आजादी को, वो अपने धर्म को और वो अपने धर्म की बातों को और अपनी धर्म की जो प्राथमिकताएं हैं उनको आसानी से पूरा कर सके और उन्हें इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो और उन्हें किसी भी कारण से राज्य को छोड़ के नहीं जाना पड़े। इस पॉइंट को ढंग से समझने के लिए हम अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल देखेंगे। आपने देखा होगा हिंदुइज्म में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत की परिपाटी देखने को मिलती है और आप इसे सुधारने का प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन अगर स्टेट का पावर उन लोगों के हाथ में हो जो अनटचेबिलिटी को समर्थन देते हैं तो क्या ये सिस्टम बदल पाएगा? नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं बदल पाएगा। अगर आप डोमिनेंट रिलीजियस ग्रुप से संबंध रखते हो, जिसकी प्रमुखता है, जिसके हाथ में पावर है, तो क्या आप ऐसा करना चाहोगे? यदि आप ऐसा करना भी चाहोगे तो आपके पास में इतनी पावर नहीं रहेगी कि आप ऐसा कर पाओ। हमारा संविधान ये हमें आजादी देता है कि किसी भी धर्म के लोग अपने धर्म के कार्यों को बिना किसी परेशानी के पूरा कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष है, वो किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। उसके अनुसार कुछ मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट है कि कोई भी रिलीजियस
कम्युनिटी दूसरे पे अपनी प्रमुखता साबित नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट ये है कि एक ही धर्म के जो लोग हैं वो अपने धर्म के कमजोर लोगों पे अपनी प्रमुखता साबित नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि राज्य का कोई भी विशेष धर्म नहीं रहेगा और वो किसी भी विशेष धर्म को प्राथमिकता नहीं देगा। इंडियन स्टेट्स जो है वो इसी प्रकार से काम करते हैं ताकि किसी भी धार्मिक प्रमुखता को विशेषता नहीं दी जाए। इंडियन स्टेट्स पहला काम ये करते हैं कि वो धर्म से अपने आप को अलग रखते हैं। इंडियन स्टेट किसी भी धार्मिक समूह के द्वारा रूल नहीं किए जाते हैं और ना ही ये किसी धर्म को सपोर्ट करते हैं। इसी प्रकार से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कई प्रकार के कानून, पुलिस स्टेशन, गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिसेज जो है वहां पे ये निश्चित करती है कि किसी भी धर्म को वहां प्रमुखता नहीं दी जाए। आप इस एग्जाम्पल से ये समझ सकते हैं, ये गवर्नमेंट स्कूल है जो सीमापुर में है। वहां पे स्टूडेंट्स जो है एक रिलीजियस फेस्टिवल को मनाना चाहते हैं। वो अपने टीचर से कह रहे हैं कि अगले महीने में हमारा बहुत बड़ा धार्मिक फेस्टिवल है और हमने कभी भी इसे स्कूल में नहीं मनाया है। तब टीचर ने कहा ऐसा संभव नहीं है क्योंकि ये गवर्नमेंट स्कूल है और गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता है। प्राइवेट स्कूल जरूर ऐसा कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी प्रकार की रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल में नहीं मनाते हैं और अधिकतम जो रिलीजियस फेस्टिवल्स होते हैं उन दिनों में पब्लिक हॉलीडेज होते हैं ताकि आप सब लोग उस फेस्टिवल को अपने घर पे आसानी से मना सके। अब ये बच्चे बात कर रहे हैं कि मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, शायद सरकार हमें इसीलिए छुट्टी देती है ताकि हम अपनी मान्यताओं के अनुसार अपने त्योहार को मना सकें। इस स्टोरी में आप लोग समझ गए होंगे कि रिलीजियस फेस्टिवल को स्कूल के अंदर मनाने का मतलब ये होगा कि हम किसी विशेष धर्म को प्रमुखता दे रहे हैं और दूसरे धर्म को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। इसलिए गवर्नमेंट स्कूल जो है वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करते हैं, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर हो, चाहे वो रिलीजियस सेलिब्रेशन हो, किसी भी प्रकार के फंक्शन के द्वारा। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ये नियम नहीं लागू होता है। दूसरा तरीका जिससे इंडियन सेकुलरिज्म काम करती है वो ये है कि इसमें नॉन इंटरफेरेंस की नीति अपनाई जाती है। इसका मतलब दूसरे के काम में दखल नहीं देना। इस एग्जाम्पल से आप इस बात को समझ सकते हैं। एक फ्रेंड्स का ग्रुप है जिन्होंने अभी स्कूटर्स खरीदे हैं, वो एक राइड पे जा रहे हैं और वो आपस में बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति दूसरे से कह रहा है कि अरे आपने हेलमेट नहीं पहना है, आप जानते हो कि दिल्ली के अंदर कानून कितना सख्त है और आपको हेलमेट पहनना होगा, आपने हेलमेट नहीं पहना तो आप पे फाइन लग जाएगा। तब ये एक व्यक्ति जो कि सिख है वो कहता है कि चिंता मत करो, मुझ पे फाइन नहीं लगेगा। तब दूसरा व्यक्ति कहता है कि अरे परमजीत तुम पे फाइन क्यों नहीं लगेगा। तब परमजीत कहता है कि सिख लोगों के लिए पगड़ी जो है वो एक धार्मिक प्रतिष्ठा का निशान है, इसलिए गवर्नमेंट ने हमें छूट दे रखी है कि हम हेलमेट नहीं भी पहन सकते हैं। इस स्टोरी से आप समझ सकते हैं कि परमजीत नाम का एक सिख युवा है जो कि हेलमेट नहीं पहनता है और ये ऐसा संभव हो पाया है क्योंकि इंडियन स्टेट ने उसे ये मान्यता दी है कि सिख लोगों के लिए एक ये धार्मिक प्राथमिकता है पगड़ी पहनना, और इंडियन स्टेट जो है उनकी इस प्राथमिकता में किसी प्रकार का दखलंदाजी नहीं करता है, इसलिए उनको इस कानून से छूट मिल जाती है। तीसरा तरीका जिससे भारतीय धर्मनिरपेक्षता काम करती है वो है कि प्रमुखता वाले लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप माइनॉरिटी के साथ में नहीं किया जाए। जैसा कि आप पहले इस चैप्टर में अनटचेबिलिटी यानी छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है जहां पे
ऊंची जाति वाले कुछ हिंदू लोग नीची जाति के कुछ लोगों के साथ में भेदभाव करते हैं और इसी को रोकने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अनटचेबिलिटी को प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोअर कास्ट के लोगों को ये आजादी देता है कि उनके साथ में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो, जो कि इस देश के नागरिक हैं, और इंडियन स्टेट्स उन्हें ये छूट देते हैं कि वो अपने धर्म की परिपाटियों को आसानी से निभा सकते हैं। इसमें कोई भी दूसरा व्यक्ति किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी भी विवाद के होने पर इंडियन स्टेट जो है वो इस मामले में हस्तक्षेप करेगा और माइनॉरिटी के लोगों को उनके अधिकार दिलवाएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटी के लोगों को ये अधिकार देता है कि वो अपने स्कूल और कॉलेज खोल सकते हैं और साथ ही साथ में सरकार उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रदान करती है। अब हमें ये जानना है कि इंडियन सेकुलरिज्म जो है वो बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज से अलग क्यों है। यहाँ पे कुछ जो बातें पढ़ी गई है वो सारी अन्य डेमोक्रेटिक कंट्रीज में भी देखने को मिलती है। जैसा कि पहला अमेंडमेंट है वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या करता है, लेजिस्लेचर को इस बात से रोकता है कि वो धर्म से जुड़े हुए किसी प्रकार के कानून जो है वो नहीं बनाएगा। यहाँ पे आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ा होगा कि वो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेज है उसमें अनटचेबिलिटी को एबोलिश यानी हटाने का प्रयास करता है। भारतीय धर्म निरपेक्षता जो है वो किसी भी धर्म से अलग नहीं है और ये सभी धर्मों को समान स्तर पे चलाए रखना चाहती है। इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीय स्टेट को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी धर्म में दखलंदाजी कर सकता है संविधान के अनुसार, और संविधान जो है अंततः सभी धर्मों की रक्षा करने का काम करता है। इंडियन स्टेट्स हैं वो धर्म निरपेक्ष हैं और बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं और वो किसी भी धर्म को प्रमुखता नहीं देते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये गारंटी देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पे टिके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में इन नियमों का उल्लंघन नहीं किया जाता है। हाँ, वास्तव में इन नियमों का कई बार उल्लंघन भी होता है, लेकिन संविधान की सहायता से इसे बाद में ठीक किया जाता है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर संविधान के द्वारा उन व्यक्तियों को सजा मिलती है। फरवरी 2004 में फ्रांस ने एक लॉ पारित किया था, उसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनको धर्म को बताने वाले जो सिंबल्स वाले जो कपड़े हैं जिसमें हेड स्कार्फ है या स्कल कैप है या लार्ज क्रिश्चियन क्रॉसेज है, उन्हें पहनने से मना कर दिया था। इस कानून का जो है बहुत से जो लोग बाहर से आए हुए थे उन्होंने बहुत अधिक विरोध भी किया था, लेकिन इस कानून के पारित होने के बाद में स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे जो है वो आसानी से इन चीजों को अपनाए बिना स्कूल में जा सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच।